अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इंटरनेशनल लॉ। तो आज जो है हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में जो है चंद एमसीक्यूज जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको इंटरनेशनल लॉ को और इंटरनेशनल लॉ से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको समझने में जो है इस वीडियो से लाजमी तौर पे जो है मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी तौर पे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इसको जो है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से एमसीक्यूज़ हैं। Which one of the following is not the source of international law? तो dear students, there are so many sources of international law। तो नीचे कुछ सोर्सेस ऑफ लॉ दिए गए हैं। आपने बताना ये है कि नीचे जो लिस्ट दी गई है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सोर्सेस ऑफ लॉ से रेलिवेंट नहीं है। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और नंबर थ्री है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? नंबर वन है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और नंबर थ्री है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऑप्शन सी जो है डेट्स नॉट रेलिवेंट टू द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ डीलिमिट्स वर्ल्ड सीज? डीलिमिट्स होता है हदबंदी करना, बाउंड्रीज जो है उसका तयन करना। विच लॉ डीलिमिट्स वर्ल्ड सीज, यानी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ समुंदर हैं, समुद्रों की हदबंदी के बारे में जो है कौन सा कानून जो है पाया जाता है या किस वक्त जो है वो कवानीन बनाए गए? तो उसमें नंबर वन है यूएनओ चार्टर, नंबर टू है डॉक्यूमेंट ऑन लॉ ऑफ ओशियंस, और नंबर थ्री है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। विच लॉ डीलिमिट्स वर्ल्ड सीज? तो इसका दुरुस्त जवाब है यूएनओ कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो यूएन कन्वेंशन जो है जो समुद्रों की हदबंदी के बारे में किया गया था, उसके अंदर जो है समुद्रों की हदबंदी के बारे में मुख्तलिफ असूल ज़वाबित जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास, डस यूएनओ चार्टर अलाउ टू यूज़ ऑफ फोर्स? तो क्या यूएनओ का चार्टर जो है वो रियासतों को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देता है? डस यूएनओ चार्टर अलाउ टू यूज़ ऑफ फोर्स? यस, अंडर सर्टन circumstances. Number three, never. The correct option is under certain circumstances. यूएनओ का चार्टर जो है वो आम हालात के अंदर तो रियासतों को यूज़ ऑफ फोर्स की परमिशन नहीं देता, लेकिन बाज़ हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन हालात से निपटने के लिए जो है रियासतों को फ़ोर्स का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल जो है करना पड़ जाता है। तो मखसूस हालात के अंदर जो है यूएनओ का चार्टर जो है वो रियासतों को फ़ोर्स के इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो देता है। तो दोबारा सुनिएगा, डस यूएनओ चार्टर अलाउ यूज़ ऑफ फोर्स? The correct option is B, under certain circumstances UNO charter allow use of force. आइए देखते हैं which is the next question. When the UNO United Nations was founded? When the United Nations was founded? United Nations was founded in 1944, 1945, 1946. The correct answer is 1945 on October 24, 1945। अक्टूबर 24, 1945 को जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो क़याम है वो अमल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स डस यूएनओ हैव? इस वक्त जो है यूएनओ के टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? यानी वो रियासतें जिन्हें जनरल असम्बली की मेंबरशिप हासिल है
वहीं रियासतें जो हैं वो यूएनओ की मेंबर स्टेट्स भी कहलाती हैं। तो आपने बताना ये है कि उनकी टोटल नंबर जो है वो कितने हैं। हाउ मैनी मेंबर्स does UNO have? There are three options: 193, 195, and 197. The correct answer is 193. There are 193 member states of the UNO. तो UNO की जो member states हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 193 है. Which is the next question? Yes, next question is, on what condition a state has the right to use force? कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है एक रियासत दूसरी रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, उसको यूज़ ऑफ फोर्स की जो है परमिशन मिल जाती है? आर्म अटैक, नंबर 2 टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, नंबर 3 टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शंस. जब किसी रियासत के ऊपर जो है आर्म अटैक हो जाता है, उसके ऊपर कोई रियासत मुसल्लह हमला कर देती है, तो मुतासरा रियासत जो है उसको फिर उसके जवाब में जो है उस रियासत के ख़िलाफ़ फ़ोर्स के इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है. ऑन व्हाट कंडीशन ए स्टेट हैज़ द राइट टू यूज़ फोर्स? तो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक रियासत को दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ फ़ोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाती है? जब उसके ख़िलाफ़ कोई अटैक होता है. वो अटैक जो है किसी रियासत से भी हो सकता है या किसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, किसी जो है वो ऐसे ग्रोह से भी हो सकता है जो टेररिस्ट हो. तो ऐसी सूरत में जो है रियासत को उनके ख़िलाफ़ जो है वो फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है मिल जाती है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेबुस सिक स्टैंडिबस मीन्स? डियर स्टूडेंट्स, ये एक टर्म है जो कि एक फ्रेंच टर्म है. व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ रेबुस सिक स्टैंडिपस मीन्स? तो ये जो टर्म है रेबुस सिक स्टैंडिपस का मतलब क्या है? देयर इज नॉट ए क्राइम विदाउट लॉ, ए स्टेट कैन नॉट यूज फोर्स. नंबर 3 ऑप्शन है ए फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस. The correct option is C. The term या the principle of rebus sic stantibus means a fundamental change of circumstances. तो इसका मतलब है circumstances के अंदर जो fundamental changes आती हैं उसको इस्तिलाह में जो है वो rebus of sic stantibus जो है कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेस्टेड और अनऑन्ड लैंड क्या है? क्वेश्चन को ज़रा डिटेल से सुनिएगा. ए वेस्टेड आर अनऑन्ड लैंड आर एन अनइनहेबिटेड आर डेसोलेट एरिया डेट may be under dispute between parties or states who leave it unoccupied out of fear or uncertainty is termed as no man's land, disputed area. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, स्टेटमेंट चूँकि काफ़ी लेंथी है. ए वेस्टेड लैंड आर एन अनऑन्ड लैंड. नेक्स्ट क्या है? आर एन इनहेबिटेड लैंड, यानी ऐसी रियासत जो किसी की मलकियत ना हो, ऐसा इलाका जो किसी की मलकियत ना हो, जो वेस्टेड हो और गैर आबाद हो, यानी जिसके ऊपर कोई आबादी ना हो. अनइनहेबिटेड हो और डेसोलेट हो, यानी वो गैर आबाद हो, बंजर हो और उसके ऊपर कोई आबादी ना हो. डेसोलेट हो एरिया. डेट मे बी अंडर डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज़, बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन नेशंस, कोई भी टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है. यानी दो पार्टियों के दरमियान अगर कोई ऐसा इलाका है जो डिस्प्यूटेड है और वो गैर आबाद है और उसके ऊपर कोई आबादी नहीं है, तो बंजर है, तो ऐसा इलाका जो है टू पार्टीज़ हु लीव इट अनऑक्युपाइड, तो वो दोनों पार्टी जो हैं, जो दोनों स्टेट्स हैं, वो उसको अनऑक्युपाइड छोड़ देती है. उसके ऊपर कोई भी रियासत जो है या कोई भी पार्टी जो है वो उसके ऊपर अपना कब्जा कायम नहीं करती. तो लीव इट अनऑक्युपाइड आउट ऑफ फियर और अनसर्टेनिटी इज टर्म्ड एज. तो ऐसा इलाका जो है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? नो मैंस लैंड और डिस्प्यूटेड लैंड. द करेक्ट आंसर इज नो मैंस लैंड.
डियर स्टूडेंट्स, बाज़ का ऐसा होता है कि दो रियासतों के दरमियान जो है कोई जो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो जिस पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको दी जा सकती है कि पाकिस्तान इंडिया जो है, चूँकि हमा वक्त जो है यहाँ पे कशीदगी होती है, और अगर इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो चूँकि हमवार बाउंड्री है, और बड़ी आसानी के साथ जो है वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस की जा सकती है। तो ऐसी और दूसरी तरफ क्या है कि दोनों रियासतों के दरमियान जो है हमा वक्त जो है वो दुश्मनी के जो तल्लुकात हैं वो हमा वक्त उनके अंदर जो है वो किसी बड़े तसादम की जो है वो उम्मीद रखी जा सकती है, किसी वक्त ये बड़ा तसादम हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कि ताकि कोई शख्स बाउंड्री क्रॉस ना करे, दोनों रियासतें मुतफिका तौर पर जो है बाउंड्री के दोनों तरफ जो है कुछ इलाके को खाली छोड़ देती हैं, और उस इलाके को जो है नो मैंस लैंड कहा जाता है। तो वो इलाका जो है जो जिसको दोनों रियासतें मुतफिका तौर पे खाली छोड़ देती हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो नाफज होगा। अगर उस रियासत के अंदर कोई क्राइम हो जाता है तो उन दोनों रियासतों का कानून उसके ऊपर नाफज नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो है उस मामले को जो है डील किया जाएगा। तो अमूमन रियासतें जो हैं वो मुतफिका तौर पर जो है कुछ इलाके को छोड़ देती हैं, ताकि हमा वक्त जो रियासतों को बाउंड्री को क्रॉस करने का जो ख़तरा लाक होता है दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जो है वो ख़तरा कम किया जा सके। तो ऐसा इलाका जो है वो नो मैंस लैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। एन एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू कंट्रीज आर आर्मीज डेट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन इज़ कॉल्ड। दो रियासतों के दरमियान एक ऐसा इलाका या दो अफवाज के दरमियान एक ऐसा इलाका जो किसी के भी कंट्रोल में ना हो, उस इलाके को क्या कहा जाता है? नो मैंस लैंड, इंटरनेशनल लैंड। डेट एरिया इज़ कॉल्ड नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड क्या है कि उसके ऊपर किसी भी रियासत का कानून नाफज नहीं होगा, और ना ही वहाँ पे जो है कोई शख्स जो है वो सेटल हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी रियासत की मलकियत नहीं है। ना ही उस इलाके को कोई रियासत जो है वो किसी भी दफाई मकसद के लिए, इरीगेशन के लिए, ज़राअत के लिए, किसी भी मकसद के लिए उस इलाके को बतौर चरागाह जो है वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए डेड एरिया इज़ कॉल्ड नो मैंस लैंड। और आम तौर पे ऐसी रियासतें जिनके दरमियान कशीदगी पाई जाती होती है, और ये ख़तरा लाक होता है किसी वक्त भी जो है थोड़ी सी गलतफहमी बड़ी जंग का सबब बन सकती है, तो रियासतें मुतफिका तौर पे अपनी बाउंड्रीज जो होती हैं उनको थोड़ा सा पीछे हटा लेती हैं, और दरमियान में कुछ इलाका जो है खाली छोड़ देती हैं। तो वो जो खाली इलाका होता है उसको नो मैंस लैंड कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा। एन एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू कंट्रीज आर आर्मीज डेट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन इज़ कॉल्ड नो मैंस लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल सी फ्राम द बेस लाइन। जो टेरिटोरियल सी होता है, जो इलाकाई समुंदर होता है जिसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है, उसकी लिमिट कितनी होती है? तो 12 नॉटिकल माइल्स, 100 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। द करेक्ट आंसर इज 12 नॉटिकल माइल्स। जो टेरिटोरियल सी होता है उसकी जो लिमिट है वो 12 नॉटिकल माइल्स होती है, यानी 12 नॉटिकल माइल्स जगह का जो समुंदर है उसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है, और उसके ऊपर जो है मुतलका रियासत जो है उसकी सॉवरेनिटी कायम होती है, और उसका इक़्तिदार उसका कायम होता है, और वो उसकी मलकियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओशियन कॉल्ड। तो समुंदर का जो किनारा होता है, यानी समुंदरी पानी का जहाँ से खुश्की के साथ मिलता है, वो जो एज होता है उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओशियन कॉल्ड? ए शोर, ए शोर लाइन, आर बोथ ऑफ आर करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, द एज ऑफ द ओशियन इज आल्सो कॉल्ड शोर एंड शोर लाइन। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। What is the edge of the ocean is called? The edge of the ocean is called shore as well as a shoreline. तो उसको shore भी कहा जाता है, साहिल भी कहा जाता है, और उसको सहली पट्टी भी कहा जाता है, जहाँ से समुंदर का पानी खुश्की से मिलता है, उसके बाद आगे खुश्की शुरू हो जाती है, तो उसको जो है वो शोर कहा जाता है, साहिल, साहिल समुंदर जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओपन सी इन इंटरनेशनल लॉ।
इंटरनेशनल लॉ के अंदर यानी डियर स्टूडेंट्स जो समुंदर है आमतौर पर हम उसके लिए समुंदर की टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है समुंदर की मुख्तलिफ नेचर्स हैं। जैसा जो है वो ओपन सी की यहाँ टर्म इस्तेमाल हुई है, टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मैरीटाइम बेल्ट है, कॉन्टिगुअस जोन है। तो समुंदर की कई जो है उसके लिए टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ क्या है, ओपन सी जो है वो क्या होता है, यानी खुला समुंदर किसको कहते हैं, और खुला समुंदर किसकी मलकियत होता है, उसके ऊपर किसकी सॉवरेनिटी होती है, और उसका कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट इज़ ओपन सी इन इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इंटरनेशनल जो ओपन सी है वो क्या है, द डॉक्ट्राइन that the high sea in time of peace are open to all nations and may not be subjected to national sovereignty। तो ये स्टूडेंट एक तो ये भी याद रखिएगा कि जो ओपन सी है इसको हाई सी भी कहा जाता है, यानी इसको खुला समुद्र भी कहा जाता है और उसको हाई सी भी कहा जाता है। और क्या है, द डॉक्ट्राइन डेट द हाई सी इन द टाइम ऑफ पीस आर ओपन। तो ज़माने अमन में जो है जो खुला समुंदर होता है डेट इज़ ओपन फॉर द ऑल स्टेट्स, तो वो दुनिया की तमाम रियासतों के लिए खुला होता है। तमाम रियासतें उसमें जो है वो गुजर सकती हैं, वो तजारती मकासद के लिए अपने जो शिप होते हैं वहाँ से वो सफ़र कर सकती हैं। तो जो ओपन सी होता है वो किसी भी रियासत की मलकियत नहीं होता और किसी भी रियासत के उसके ऊपर सॉवरेनिटी जो है वो कायम नहीं होती। इसलिए वो जो है वो तमाम रियासतें जो है उसको सफरी मकासद के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। दोबारा देखिएगा, द डॉक्ट्राइन डेट द हाई सी इन टाइम्स ऑफ पीस आर ओपन टू ऑल नेशंस एंड मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू नेशनल सॉवरेनिटी, और वो उसके ऊपर जो है सॉवरेनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी जो है उसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता। द पिलागिक जोन आल्सो नोन एज द ओपन ओशियन, मैरीटाइम बेल्ट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये स्टूडेंट्स आपने बताना ये है पिलागिक जोन जो है उसको क्या कहा जाता है। पिलागिक जोन इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन सी, मैरीटाइम बेल्ट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। डी स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज़ ओपन ओशियन, खुला समुंदर। द पिलागिक जोन आल्सो नोन एज ओपन ओशियन, तो जो पिलागिक जोन है उसको ओपन ओशियन जो है खुला समुंदर जो है वो कहा जाता है, जो तमाम रियासतों की मुश्तरका मलकियत होता है और वो किसी एक रियासत के लिए मखसूस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट पार्ट ऑफ सी that is within the jurisdiction of the bordering states is called maritime belt, continental shelf और contiguous zone। डी स्टूडेंट्स डेट पार्ट ऑफ सी समुद्र का वो हिस्सा जो किसी बॉर्डरिंग स्टेट के साथ मिला हुआ होता है, यानी समुंदर का जो इलाका किसी रियासत के साथ मिलता है उस समुंदर को क्या कहा जाता है, मैरीटाइम बेल्ट, कॉन्टिगुअस जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। द करेक्ट आंसर इज मैरीटाइम बेल्ट। डेट पार्ट ऑफ सी डेट इज विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट्स इज कॉल्ड मैरीटाइम बेल्ट। तो जो मैरीटाइम बेल्ट होता है जिसको इलाकाई समुंदर कहा जाता है, तो उसके ऊपर जो है जो बॉर्डरिंग स्टेट होती है उसका इख्तियार अला कायम होता है, वो उसकी मलकियत होती है और उस मैरीटाइम बेल्ट को जो है जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो उसके पानियों को इस्तेमाल कर सकती है, उसके अंदर जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आबी हयात है उसको इस्तेमाल कर सकती है और उसके नीचे जो मादनियात पाई जाती हैं वो उसको भी इस्तेमाल कर सकती है, और उसकी इजाज़त के बगैर जो है कोई और रियासत जो है वो उस समुंदर को इस्तेमाल करने का हक़ नहीं रखती। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म मैरीटाइम कम्स फ्राम, द टर्म मैरीटाइम, मैरीटाइम का जो है टर्म जो है कहाँ से आई है या इसका क्या मतलब है। मैरीटाइम कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड मैरीटाइमस विच मीन्स ऑफ द सी। तो मैरीटाइम जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है और इसका मैरीटाइमस जो है इसका मैरीटाइमस इसका ओरिजिन है और इसका मतलब है सी, इसका मतलब है समुंदर। तो ये टर्म जो है जो इंग्लिश के अंदर जो है मैरीटाइम इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली लैटिन वर्ड मैरीटाइमस से अक्स की गई है और इसका मतलब है समुंदर।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड द टेरिटोरियल वाटर। तो टेरिटोरियल वाटर से क्या मुराद है? इलाकाई समुंदर किसको कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर्स इज इंटरनेशनल लॉ डेट एरिया ऑफ द सी इमीडिएटली एडजेसेंट टू द shores of the state and subject to the territorial jurisdiction of that state। तो बेसिकली जो टेरिटोरियल सी होता है, जो इलाकाई समुंदर होता है, वो जिस रियासत के साथ उसका सहल मिल रहा होता है समुंदर का, वो उसकी मलकियत होता है। और उसी समुंदर को जो है या उस उतने इलाके को जो है वो टेरिटोरियल सी कहा जाता है, जिसका भी हमने क्वेश्चन देखा था कि उसकी जो हद है वो 12 नॉटिकल माइल्स होती है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो समुंदर है वो मुतलका रियासत की जो है मलकियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर नो रूल्स इन वार। आमतौर पर कहा जाता है कि जंग और मोहब्बत में जो है कोई कानून नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है। डियर स्टूडेंट, ये एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जंगों के भी कवानीन होते हैं और हर मामले के जो है कवानीन होते हैं। तो जंगें भी जो हैं बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लड़ी जाती हैं, जंगों के भी कवानीन होते हैं। तो ये बात तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आमतौर पे हम आम मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि जंग के देयर इज़ नो लॉ इन वार, तो ऐसा नहीं है। तो जंगों के बाकायदा तौर पे कवानीन होते हैं। द रूल्स ऑफ वार आर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ एज इट इज़ नोन एज फॉर्मली are a set of international rules that set out what can and cannot be done during an armed conflict। तो जो लॉज ऑफ वार हैं, जो रूल्स ऑफ वार हैं, वो इस बात का तयन करते हैं कि आप जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, जो जंग है, उसके दौरान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मसलन जंगी कवानीन ये हैं कि आप शहरी आबादी के ऊपर जो है बमबारी नहीं कर सकते। जंगी कवानीन ये हैं कि आप जो है वो बच्चों का, ख़वातीन का जो है कत्ल आम नहीं कर सकते। ये भी जो वार ऑफ लॉज हैं कि आप फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मीठे पानी के कुएं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो लोग जो जंग में शामिल नहीं हैं उनके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। तो ये सारा जो है ये लॉज ऑफ वार हैं। तो लॉज ऑफ वार जो हैं बाकायदा तौर पे मौजूद होते हैं, और ये मुहावरा गलत है कि देयर इज़ नो लॉ इन वार। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या होता है? अल्टीमेटम इज़ ए फाइनल डिमांड अटैच्ड टू ए थ्रेट। तो अल्टीमेटम बेसिकली होता है कि जब दो रियासतों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो जाती है और रियासतें एक दूसरे से डिमांड कर रही होती हैं कि हमारी ये डिमांड पूरी की जाए। तो जब उनके दरमियान जो मामला जो है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए सॉल्व नहीं होता, डायलॉग नाकाम हो जाता है, तो फिर रियासतें जो हैं वो थ्रेट करती हैं। उसमें एक टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि अगर इतने वक्त के अंदर अंदर हमारा मुतालबा ना माना गया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो वो जो टाइम लिमिट होता है और जो थ्रेट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको अल्टीमेटम कहा जाता है। अमूमन स्टेट्स जो होती हैं वो 28 आवर्स की जो है 48 आवर्स की जो है वो थ्रेट देती हैं कि जब डायलॉग के ज़रिए इस बात का इम्कान ख़त्म हो जाता है कि जो है वो मुतालबा माना जाएगा, तो रियासतें फिर क्या करती हैं? थ्रेट देती हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर जो है हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम उस रियासत के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत कर देंगे। तो ये लास्ट वार्निंग होती है। तो इस वार्निंग के बाद जो है बाकायदा तौर पे तसादम जो है शुरू हो जाता है। व्हाट इज़ एन अल्टीमेटम? एन अल्टीमेटम इज़ ए फाइनल डिमांड अटैच्ड टू ए थ्रेट। तो ये बेसिकली फाइनल डिमांड होती है, लेकिन ये थ्रेट इसके साथ अटैच होती है। यानी उसमें थ्रेट भी दी जाती है, धमकी भी दी जाती है कि अगर ये हमारा मुतालबा पूरा करो, अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हम ये कर देंगे, हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये अटैक के साथ अटैच होती है। लाइक इफ़ यू डू नॉट डू इट आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन। तो फिर बात नहीं होगी, फिर बात ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे ऊपर अटैक किया जाएगा। दरअसल इसका ये मतलब है अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारे साथ जो डायलॉग है, कम्युनिकेशन है, जो सफारतकारी है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम्हारे ताकत के ज़ोर पे जो है तुमसे बात मनवाई जाएगी। तो ये लास्ट वार्निंग होती है बेसिकली, जो अल्टीमेटम होता है
लास्ट वार्निंग होती है कि हमारी डिमांड्स को माना जाए, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे साथ जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है वो बात होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वार। ऐलान जंग क्या होता है? ए डिक्लेरेशन ऑफ वार इज़ ए फॉर्मल एक्ट बाय विच वन स्टेट अनाउंसेस एग्जिस्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग वार एक्टिविटी अगेंस्ट अनदर। तो रियासतें जो हैं जब उन्हें किसी रियासत के ख़िलाफ़ जंग लड़ना होती है तो बाकायदा तौर पे जो है वो इस बात की अनाउंसमेंट करती हैं कि हम जो है वो फ़लाँ रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो जंग शुरू कर रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देते हैं, तो उसको जो है डिक्लेरेशन ऑफ वार कहा जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ वार इज़ ए फॉर्मल एक्ट बाय विच वन स्टेट अनाउंसेस एग्जिस्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग वार एक्टिविटी अगेंस्ट अनदर। नेक्स्ट है, एन अल्टीमेटम मीन्स द लास्ट वन, यानी इसका जो लफ्सी मतलब है वो है द लास्ट वन। इट इज़ ए डिमांड हुज फुलफिलमेंट इज़ रिक्वेस्टेड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो अल्टीमेटम बेसिकली क्या है? अल्टीमेटम बेसिकली एक डिमांड होती है कि आपने इसको जो है वो पूरा करना है, इस डिमांड को पूरा करना है विद ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक मखसूस टाइम दिया जाता है जो अमूमन जो है 44 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक होता है। तो कहा जाता है कि इतने टाइम के अंदर जो है हमारी ये डिमांड पूरी की जाए, अदरवाइज़ तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। तो साथ थ्रेट भी दी जाती है। तो इस लास्ट वार्निंग को जो है इसको अल्टीमेटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़। डी स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, उसमें एक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो आपने बताना ये है कि इसका अपोजिट कौन सा है। अपोजिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ क्रिमिनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ। द करेक्ट आंसर इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। द अपोजिट ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1625 who wrote the book on the laws of war and peace। ये किताब का नाम है on the laws of war and peace। ये किताब जो है वो 1625 को जो है 1625 को पब्लिश हुई थी। on the laws of war and peace यानी अमन और जंग के कवानीन, on the laws of war and peace was written by होगो ग्रोशिश, हंटिंगटन, मैकियावेली। तो आपने बताना ये किताब किसने लिखी है। तीन इसमें राइटर्स के नाम हैं, होगो ग्रोशिश, हंटिंगटन एंड मैकियावेली। द करेक्ट आंसर इज होगो ग्रोशिश। होगो ग्रोशिश जो है ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो 1625 को जो है उसने ये किताब पब्लिश की थी ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। ये एक और किताब का नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ इज़ द फेमस वर्क ऑफ J.G. स्टार्क, S.M. बर्ग, मैक्स वाइबर। आपने बताना ये है कि एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ जो है इसका राइटर कौन है। J.G. स्टार्क, S.M. बर्ग, मैक्स वाइबर। द करेक्ट आंसर इज़ J.G. स्टार्क। तो एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ वाज रिटन बाय J.G. स्टार्क। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट।